नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 28 और आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस और उसका फिजिकल मीनिंग। हम जानते हैं इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस के और नाम भी होते हैं, जैसे क्या होते हैं ग्रीन्स थ्योरम इसको बोल सकते हैं, इसको हम गॉस थ्योरम बोल सकते हैं और इसको हम डाइवर्जेंस के बारे में है तो इसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम ही बोल सकते हैं या फिर सिंपल शॉर्टकट में डिव थ्योरम। ठीक है, डिव मतलब डाइवर्जेंस, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके क्या है और अन्य नाम है और हम किस नाम से उसको जानते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर ग्रीन्स थ्योरम या फिर गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये लंबा चौड़ा नाम कहना हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे किताब में इस नाम से लिखा होता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर थ्योरम है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं और फिर इसका क्या देखेंगे, जो मैथमेटिकल रूप होता है वो देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो देखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो सबसे पहले हिंट डालो, क्या स्टेटमेंट, क्या डालो स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ने पहले लिख दिया यहाँ पर स्टेटमेंट। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट लिख दो पूरा स्टेटमेंट, क्या आ जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, देखो अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस, जो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। ठीक है, क्या बोला, ध्यान सुनना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन एफ। अब वॉल्यूम इंटीग्रेशन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ, वो भी किसके अलोंग, किसी क्लोज सरफेस के अलोंग। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या, दिस वेक्टर फंक्शन एफ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन एफ, यानी एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। ठीक है, ओके। सबसे पहले एक बार उसका देखें, एक ग्राफ जैसा बनाए यहाँ पर, एक मतलब इसको दिखाने की कोशिश करें कि मतलब ये है क्या चीज़। अगर मैं ये अज्यूम करूँ कि मेरे पास क्या है, कोई एक वॉल्यूम है, क्या है मेरे पास कोई एक वॉल्यूम है इस तरीके से कि ये मेरे पास कोई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लो। तो दिस वन इज एक्स एक्सेस, दिस वन इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई एक वॉल्यूम अज्यूम कर लिया इस तरीके से कोई भी एक क्या अज्यूम कर लो, एक इस तरीके का वॉल्यूम अज्यूम कर लो। ठीक है, तो वॉल्यूम जैसा दिख तो नहीं रहा है अभी ये, तो इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसा कर दूं मैं। ठीक है, अब वॉल्यूम जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ओके, और ये वॉल्यूम क्या है मेरे पास, वी है। ये वॉल्यूम क्या है, वी है। इस वॉल्यूम की जो बाउंड्री है, ठीक है, किसी भी अगर मेरे पास कोई भी वॉल्यूम उठा लो, आप क्यूब उठा लो, आप एक स्फीयर उठा लो, आप क्यूबॉइड उठा लो, उसकी जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, सरफेस होती है। ठीक है, तो दिस इज सरफेस, तो ये क्या है मेरे पास सरफेस एस है और इस सरफेस एस ने क्या कर रखा है, वी वॉल्यूम को कवर कर रखा है। ठीक है, क्या कर रखा है, इस सरफेस एस ने वी वॉल्यूम को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बोतल का एग्जाम्पल लेता हूं तो इस बोतल का जो ये क्या है, सरफेस है इस बोतल का, और इस बोतल की सरफेस ने जो इस बोतल का वॉल्यूम है उसे क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। तो जो वी है वो कहाँ है, इसके अंदर है, और जो मेरे पास सरफेस है वो ये बाहर वाली चीज़ है। क्लियर है, बात समझ में आई कि जो सरफेस कौन सी है, ये बाहर वाली है, और जो वॉल्यूम है वो क्या है, वी है। अब एक वेक्टर फील्ड क्या है यहाँ पर, एफ है, या फिर वेक्टर फंक्शन क्या है, एफ है। और ऑब्वियसली बात है वो वेक्टर फंक्शन कैसा होगा, डाइवर्जिंग होगा। कैसा फंक्शन होगा वो, डाइवर्जिंग। अब डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, हमने डाइवर्जेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था या फिर लेक्चर में पढ़ा था कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि कोई वेक्टर फील्ड कितना स्प्रेड हो रहा है, उसमें कितना बिखराव हो रहा है, उसको कौन दिखाता है, डाइवर्जेंस दिखाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बिखराव करता हुआ एक वेक्टर फील्ड होगा। तो कुछ ऐसे अज्यूम कर लो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्या है, एक बिखराव करता हुआ वेक्टर फील्ड है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, यूं करके। ओके, तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर एक बिखराव करता हुआ इस तरीके से वेक्टर फील्ड है। ठीक है, ओके, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ऐसे बनाना चाह रहा हूँ, एक बिखराव दिखाना चाह रहा हूँ आपको, मैं विजुलाइज कराना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या है, एक बिखराव करता हुआ एक क्या है, ये वेक्टर फील्ड है। ठीक है, दिख रहा है आपको इस तरीके से कोई ये वेक्टर फील्ड जो क्या हो रहा है, इस तरीके से मतलब क्या हो रहा है, उसमें बिखराव हो रहा है यूँ करके। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। ओके ना, अब ये क्या बोलता है कि ये क्या है, एक वॉल्यूम भी है। ठीक है, वॉल्यूम कहाँ गया, इधर गायब हो गया, तो दिस इज वॉल्यूम भी। ओके, अब ये बोल रहा है कि इस जो मेरे पास वेक्टर फील्ड है या जो वेक्टर फंक्शन है उसके डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रेशन, किसमें, इस वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, उसके डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसके ओवर, इस वॉल्यूम के ओवर किसके बराबर होगा, इस सरफेस में जो मेरे पास फंक्शन की जो वैल्यू होगी, ये जो फंक्शन f है उसकी वैल्यू कहाँ पर, सरफेस पर जो होगी उसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको हम कभी कभी फ्लक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्लक्स बोल देते हैं। हमने जब सरफेस इंटीग्रल की बात करी थी तो सरफेस इंटीग्रल का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो एक्चुअल में क्या दिखाता है, किसी
सरफेस के ऊपर जो सरफेस इंटीग्रल होता है किसी वेक्टर फंक्शन का, वो क्या दिखाता है, उस वेक्टर फंक्शन के फ्लक्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या कह रहा है, इस सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स की बात कर रहा है। तो ये चीज़ क्या है, जो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एस, जो सरफेस एस मैंने यहाँ पर दिखा रखी है, इस सरफेस एस से कितना फ्लक्स पास करेगा, वो ये चीज़ है, ठीक है। और ये क्या है कि मतलब ये जो मेरे पास फील्ड है, इस वॉल्यूम के अंदर कितना डाइवर्ज होगा, टोटल डाइवर्जेंस, यानी ये तो क्या है, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ एफ डेल वी, यानी इस छोटे से वॉल्यूम में कितना डाइवर्ज होगा, फिर उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकाल दिया, यानी पूरे वॉल्यूम के अंदर कितना डाइवर्ज होगा। तो जो पूरे वॉल्यूम के अंदर कितना डाइवर्ज होगा वो किसके बराबर होगा, कि इसकी सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा इस वेक्टर फंक्शन से एसोसिएटेड, उसके बराबर होगा। यानी ये दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगे। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा बहुत अटपटा भी लग रहा होगा, थोड़ा बहुत क्लियर भी हो रहा होगा। एक बात को ध्यान से एक बार समझो। मैं पहले इसका जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट होता है उसे लिख देता हूँ, फिर एक बेहतरीन तरीके से इसको और मैं एक बार उसको समझाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख दें इसका। तो ये चीज़ क्या, फ्लक्स है, तो स्टेटमेंट, तो ये तो क्या होगा, मैथमेटिकल चीज़ होगी। ओके, तो दिस वन इज मैथमेटिकल चीज़। अब इसको अगर मैं क्या लिखना चाहूँ, थ्योरेटिकल लिखना चाहूँ, इसे हैशटैग करके लिखूँ, तो क्या लिख दूंगा कि ये क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, या फिर ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन f ओवर वॉल्यूम v, ओवर वॉल्यूम v, किसके ऊपर, इस वॉल्यूम v के ऊपर, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ f, या फिर वेक्टर f, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर f ओवर क्लोज सरफेस, ध्यान देना, ओवर क्लोज सरफेस s, एंड यो s ने क्या कर रखा है, उस वॉल्यूम को इनक्लोज कर रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, v इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाई s, तो यहाँ पर लिखोगे v इज इनक्लोज्ड बाई s, ठीक है। तो जो एस सरफेस है वो कोई और सरफेस नहीं है, वही सरफेस है जिसने उस वॉल्यूम को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल है, तो मोबाइल का वॉल्यूम है, तो उसका बाहर कवर होता है, तो वो क्या है, वो सरफेस है, ठीक है। अगर उसको पेम्पेड ग्लास को मतलब इंक्लूड करके बोले तो, ठीक है। ओपन नहीं है, कैसे, क्लोज है। एक चीज़ और रखनी है कि अगर वॉल्यूम है मेरे पास, तो वॉल्यूम का जो सरफेस होता है वो क्लोज होता है, ठीक है। किसी भी वॉल्यूम का सरफेस उठा के देख लो, वो क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर हो ना आपको। ओके, तो स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें, क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, ओवर वॉल्यूम v, ठीक है, ओवर वॉल्यूम v या फिर ओवर वॉल्यूम v इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ये सरफेस इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर f ओवर क्लोज सरफेस, ओवर सरफेस है लेकिन कैसी है, क्लोज है, अंडा लगाना है, अगर अंडा नहीं लगाओगे ना तो ये थ्योरम गलत हो जाएगी, ठीक। क्लोज सरफेस, ओवर क्लोज सरफेस s, जहां पर ये ब्रैकेट में लिख रखा है कि v इज क्लोज्ड बाई या फिर इनक्लोज्ड बाई s, जो v वॉल्यूम है वो किससे इनक्लोज हो रखा है, s सरफेस से क्या हो रखा है, इनक्लोज हो रखा है, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, इसका स्टेटमेंट हो गया। कभी कभी इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर अकॉर्डिंग टू, और करके लिखो इस तरीके से, और करके लिखना, और ऐसे हैशटैग लिखो, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन f ओवर वॉल्यूम v is equal to value of value of फंक्शन f या फिर वेक्टर फंक्शन f एट द बाउंड्री ऑफ वॉल्यूम। ध्यान सुनना, एक वर्ड है यहाँ पर, एट द बाउंड्री
एट द बाउंड्री ऑफ वेक्टर फंक्शन, सॉरी एट द बाउंड्री ऑफ वॉल्यूम वी, एट द बाउंड्री ऑफ वॉल्यूम वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बाउंड्री क्यों आया, देखो अब किसी भी वॉल्यूम की बाउंड्री क्या होती है, कोई भी वॉल्यूम अज्यूम कर लो, ठीक है, उस वॉल्यूम की बाउंड्री क्या होगी, जहाँ पर वॉल्यूम खत्म होगा, और वॉल्यूम कहाँ पर खत्म होता है, उसके सरफेस पर। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल की बाउंड्री क्या है, जो फुटबॉल के चारों ओर होती है, मतलब जो ट्यूब के ऊपर चढ़े होते हैं जिसमें से व्यंजन बने होते हैं, वो क्या है, उस फुटबॉल के वॉल्यूम की बाउंड्री है, तो वो क्या है, सरफेस है। तो सरफेस पर वो यही बात हुई जो मैंने यहाँ पर बोला ना कि सरफेस इंटीग्रेशन, उसको मैंने ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो क्या बोला हमने कि वैल्यू ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ एट द बाउंड्री ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो उस बाउंड्री पर या फिर उस सरफेस पर उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी, यानी उससे निकलने वाला फ्लक्स की बात हो रही है, या फिर उस पर इंटीग्रेशन, उस पूरे सरफेस पर एफ की वैल्यू यानी ये चीज, ठीक है, तो वो उसके बराबर होगी। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये क्या हो गया, इसका सेकंड स्टेटमेंट हो गया। कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पर जो f है उस f की कुछ खासियत होती है, तो हैशटैग करके लिखो। जो f यहाँ पर वेक्टर फंक्शन है उसने कैसा होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो उसने कंटिन्यूस, सॉरी उसने होना चाहिए क्या, डिफाइंड होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड। ठीक है, और क्या होना चाहिए उसने, दूसरी चीज़, अब देखो यहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा है, तो अगर डेरिवेटिव भी जीरो हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी उसने कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो उसका मतलब जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि डेरिवेटिव उसका जीरो हो जाए, तो उसने कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात। ओके, और एक चीज़ और आया यहाँ पर, क्या, ये जो एन वेक्टर है, तो एन क्या है, जो एन कैप है वो क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। जो एन कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एस। जो एन कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एस, टू द सरफेस एस। जो सरफेस एस के उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो क्या है, हमारे पास एन कैप है। जो डी एस है वो तो हम जानते हैं, डी एस क्या है मेरे पास, दिस इज एरिया एलिमेंट एट द सरफेस, इन द सरफेस, एट द सरफेस, कुछ भी अपने मेरी अंग्रेजी थोड़ा खराब है, आप लिख लेना। ठीक है, जो मेरे पास डी एस है वो क्या है, मेरे पास एरिया एलिमेंट है, और डी वी क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट। जो डी वी क्या है वो क्या है, हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट है। वो चीज़ क्या है, हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है। क्लियर होगी इतनी बात। अब देखो अब ध्यान सुनना, अब बात करते हैं इसके फिजिकल मीनिंग के। अब इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ समझ में आया ना, ये तो थ्योरेटिकल चीज़ थी, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की थी, आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो देखो, अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग दोबारा कर रहे हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे मिटाता हूँ मैं। अब हेड डालो क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ थ्योरम या फिर डाइवर्जेंस थ्योरम। हेड डालो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, नाउ कैसे करेंगे, देखो थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से बोतल है, या फिर कोई कैसे बोले कि डाइवर्जेंस ऑफ वी, यानी कितना डाइवर्ज हो, टोटल डाइवर्जेंस किसके बराबर होगा, सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे समझो कि मेरे पास थोड़ी देर के यहाँ पर एक मैं अजम्पशन करूँगा, मतलब कुछ चीज़ फोर्सफुली अज्यूम करूँगा, उसे देखना कि मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक बोतल है। ठीक है, इस तरीके से यूँ करके एक बोतल है मेरे पास। ओके, ऐसे करके बोतल है एक, और मैंने क्या ले लिया, एक कोई फ्लूइड ले लिया। क्या ले लिया, फ्लूइड ले लिया। क्या ले लिया हमने, फ्लूइड मतलब जो चीज़ बह सकती है, जिसमें बहने का गुण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। उसमें क्या क्या होते हैं, गैस हो सकती है फ्लूइड, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। क्या हो सकता है, लिक्विड। ठीक है, अब देखो मैं वैसे तो लिक्विड को हम प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन जो गैस होती है वो कंप्रेसिबल होती है। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैसा फ्लूइड चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड चाहिए। कैसा चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, यानी जो कंप्रेस ना हो, यानी जिसको हम ऐसे दबा नहीं सकें। लेकिन गैस को दबा सकते हैं, तो गैस हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, हम लिक्विड यूज करेंगे। लिक्विड का मतलब वो कुछ भी होता है, पानी, कोई भी आपका एल्कोहल, ठीक है, लिकर, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, लिक्विड यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, और उसमें फ्लो करने का गुण पाया जाता है, यानी वो बहने का गुण उसमें क्या होता है, पाया जाता है। ओके, लेकिन
लेकिन मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं फोर्सफुली ऐसा अज्यूम करूँगा कि मैं यहाँ पर एक गैस अज्यूम करूँगा और ऐसा बोलूँगा कि वो जो गैस है वो कैसी है, इनकम्प्रेसिबल है, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं फोर्सफुली आपको समझाने के लिए एक बार मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आई एम टेकिंग ए गैस और आई कैन से स्मोक, ठीक है, मैं एक स्मोक लूँगा, कोई एक धुआं लूँगा और मैं ऐसा बोलूँगा कि वो धुआं कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। और वो धुआं क्या हो सकता है, अगरबत्ती का धुआं हो सकता है। तो मैंने क्या किया, एक अगरबत्ती जलाई, उससे धुआं निकला, ठीक है, ये बात समझ में आई ना। तो लेना हमको लिक्विड है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, गैस की कर रहे हैं। जबरदस्ती में ऐसी बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसको एक्सप्लेन करने में क्या होगी, आपको आसानी होगी। क्लियर बात। तो मैंने अगरबत्ती जलाई और अगरबत्ती जलाने के बाद किसके अंदर डाल दी, इसके अंदर डाल दी, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस इज माई अगरबत्ती, तो ये अगरबत्ती है। अब इससे क्या होगा, धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा यूं करके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, स्मोक निकलेगा। ये वेक्टर किसको दिखा रहे हैं, उस स्मोक की स्पीड को दिखा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। यानी यहाँ पर स्मोक क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्मोक क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से स्मोक क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इस तरीके से डाइवर्ज हो रहा है। ओके, अब अगर मैं ये निकाल दूं कि टोटल इस पूरे वॉल्यूम के अंदर, ये क्या है, पूरा वॉल्यूम है, इस पूरे वॉल्यूम के अंदर कितना स्मोक डाइवर्ज हो रहा है, वो कैसे निकलेगा, इस चीज से। यानी इस पूरे जो मेरे पास वॉल्यूम है इसके अंदर कितना स्मोक डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, हर पॉइंट पर डाइवर्ज हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर छोटा सा वॉल्यूम अज्यूम कर लूँ इस तरीके से, इस तरीके से, इस पॉइंट पर कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, इस पॉइंट पे मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट डी भी अज्यूम कर लिया। तो ये क्या अज्यूम कर लिया मैंने यहाँ पर, डी भी, एक छोटा सा वॉल्यूम डी भी अज्यूम कर लिया। और पूरा क्या है, वी है, पूरा वॉल्यूम क्या है, वी है। तो इस डी भी से कितना, मतलब कितना फ्लूइड डाइवर्ज होगा, या बोल सकते हैं कितना धुआं डाइवर्ज होगा। तो हमारा आंसर है क्या, डाइवर्जेंस ऑफ जो वेलोसिटी, माना जो एफ है वो एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फ्लूइड के वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस विल बी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डी भी, या फिर डॉट नहीं, क्या आएगा, सिंपल डी भी आ जाएगा। तो दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ एफ या फिर डाइवर्जेंस ऑफ फ्लूइड थ्रू दिस वॉल्यूम एलिमेंट। ओके, अगर मैं पूरे जो मेरे पास पूरा क्या है वॉल्यूम है, तो पूरे वॉल्यूम से कितना फ्लूइड डाइवर्ज करेगा, तो उसे क्या कर दूंगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो दिस इज टोटल फ्लूइड डाइवर्जिंग थ्रू दिस वॉल्यूम, या फिर इस वॉल्यूम में टोटल कितना जो फ्लूइड है या टोटल कितना धुआं है वो डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। वो किसको दिखाएगा, इसको दिखाएगा। अब देखो, जितना इसके अंदर डाइवर्ज हो रहा है उतना ही तो इससे बाहर निकलेगा ना। अगर मैं इस बोतल में क्या कर दूं, बहुत सारे छेद कर दूं, ठीक है, बहुत सारे छेद कर दूं, तो जितना इसके अंदर डाइवर्ज हो रहा है उतना ही बाहर निकलेगा, यूं करके उतना ही क्या होगा, इस तरीके से बाहर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, मुझे ये बताओ पहले, ठीक है। जितना इसके अंदर डाइवर्ज होगा उतना ही क्या होगा, इससे बाहर निकलेगा। कंडीशन क्या है कि हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो मेरा धुआं है वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। कैसा है, इनकम्प्रेसिबल, यानी उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस करेंगे तो हो सकता है मतलब कम बाहर निकले, क्योंकि वो कंप्रेस हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन हम ऐसा अज्यूम करके चले हैं कि जो धुआं है वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है कि होता है वो कंप्रेसिबल होता है, लेकिन ऐसा हम अज्यूम करके चले हैं वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। तो ऑब्वियसली बात है, जितना धुआं इसके अंदर डाइवर्ज होगा उतना ही इसके सरफेस से बाहर निकल जाएगा। और इसके सरफेस से कितना धुआं बाहर निकलेगा, ये भी तो वेक्टर एफ ही है, ठीक है, ये भी तो किसका है, वेलोसिटी वेक्टर को दिखा रहा है उस फ्लूइड के, ठीक है। तो कितना धुआं बाहर निकलेगा, इतना, जितना फ्लक्स होगा, यानी दिस थिंग। तो दिस इज इक्वल टू एफ डॉट एन डी एस, क्या आ जाएगा, एफ डॉट एन कैप डी एस। जो एन कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है इस सरफेस के। और डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ऑब्वियसली बात है, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि जितना अंदर डाइवर्ज होगा उतना ही तो सरफेस से बाहर निकल जाएगा। और डाइवर्ज कितना होगा, इतना, सरफेस से बाहर कितना निकलेगा, इतना। क्लियर है बात। तो ये क्या हो गया, हमारा इसका फिजिकल मीनिंग हो गया। अब इसको देख लें, एक बार चेक करके देख लें, ऐसा होगा नहीं होगा। मैं इसको एक बार करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो अगरबत्ती चाहिए। तो मैं पहली बार आज अगरबत्ती लाया हूँ, तो अगरबत्ती का है, ये है अगरबत्ती। तो इसको करते हैं, ठीक है, बढ़िया करके। तो इसके लिए माचिस चाहिए मेरे को, और ऐसे अगरबत्ती चाहिए, और इनको जलाऊँगा मैं। ओके, ठीक हो गया। चलो करो, आरती करो। क्या बोलोगे, ओम जय जगदीश आता है आपको? गजानम भूतगणादिसेवितं कैपत्यजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतशोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। जिसको इसका अंतर आता है, मतलब अर्थ आता है क्या होता है, वो नीचे कमेंट में लिखे, ठीक है। आपकी शादी होगी ना, आपकी शादी में पहला श्लोक पंडित यही पढ़ता है। ओके, तो आपको याद भी होना चाहिए पंडित ने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है। एक और ले लें। ओ सॉरी गिर गया नीचे, ठीक है। इसको खूब जलाते हैं, फिर से धुआं निकालेंगे, ठीक है, स्मोक बनाते हैं, फिर एक बार देखते हैं कि होता नहीं होता है। पहले ये बताओ आपको धुआं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो है मेरे पास, इसको इसके अंदर डाल दूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, धुआं डाइवर्ज होगा। अब आप देख रहे हो जितना इसके अंदर डाइवर्ज हो रहा है उतना ही इसके सरफेस से बाहर निकल जा रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है।
आंसर है हाँ जी, निकल रहा है। जितना क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है इसके अंदर, उतना ही इसकी सरफेस से बाहर निकल जा रहा है। तो यही क्या है, हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम है। जो सरफेस से बाहर निकल रहा है एक्चुअल में वो क्या है, सरफेस इंटीग्रल। जो इसके अंदर डाइवर्ज हो रहा है वो क्या है हमारा, मतलब इस टोटल डाइवर्जेंस। ठीक है, तो टोटल जितना डाइवर्ज हो रहा है उतना ही इसके सरफेस से बाहर निकल जा रहा है। तो यही क्या है, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस है। ठीक है, एक और जलाएं, खूब बनाते हैं लोग। हाँ, एक और जलाते हैं, तभी तो होगा ज़्यादा। इससे जल जाएगा ये, नहीं जलेगा मेरे ख्याल से। एक और बनाना पड़ेगा मेरे को, मतलब और जलाना पड़ेगा। दिख रहा है धुआं आपको? धुआं दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा, मैं एडिटिंग में क्या करूँगा, इसको मतलब काला करना पड़ेगा मेरे को, मतलब लाइटिंग कम करनी पड़ेगी ना। ऐसा भी हो सकता है कि लाइटिंग की वजह से दिखे ही ना आपको। एक बार और करो यार, चलो चलो भाई शुरू हो जाओ। बुझा दूँ? हो गया होगा, आ जाएगा, भट्ट करके आ जाएगा ना। ये बात, ये देखो दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा यार। अभी तो आया ही नहीं धुआं इसमें। आओ भाई धुआं साहब, कहाँ हो? ये देखो, जितना अंदर धुआं डाइवर्ट हो रहा है उतना ही धुआं इसके सरफेस से बाहर निकल रहा है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितना अंदर डाइवर्ट हो रहा है उतना बाहर नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा धुआं क्या हो जा रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा। इसी की जगह लिक्विड होता तो जितना लिक्विड अंदर ऐसे मतलब डाइवर्स होता उतना ही लिक्विड इसके सरफेस से बाहर भी निकल जाता। और यही क्या है, हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम है। ठीक है, तो थोड़ी देर इसको ऐसे रहने दें। इसमें छेद करने में मेरे को आधा घंटा लगा यार। आधा घंटा तो नहीं लगाया वैसे, 15 मिनट लगा, 15 मिनट। एक कम से कम इसमें मैंने 400-500 छेद किए होंगे। दिख रहा है? ओ मम्मी आ जल गया। हाँ, चलो ओके, हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया। और ये क्या हो गया, इसका फिजिकल एग्जांपल हो गया। अब इसे कहाँ रखूँ मैं, ऐसे हाथ में पकड़े रखूँ? नहीं यार, कहाँ रखूँ कहीं तो रखना पड़ेगा। एक मिनट वेट करना, मैं इसको रख के आता हूँ। ओके ठीक है, तो ये समझ में आया डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। ओके, अब इसमें ज़्यादा बात नहीं करते, मतलब बहुत सीख लिया हमने। अब बात करते हैं सीधे क्वेश्चन की, यानी वेरिफिकेशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसे मिटाऊँ मैं, इसे मिटाते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम, एक क्वेश्चन लेते हैं ग्रिफिथ से, उसे करते हैं। ओके, फंडामेंटल थ्योरम डाइवर्जेंस, इससे एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे है, चेक द डाइवर्जेंस थ्योरम, चेक द डाइवर्जेंस थ्योरम यूजिंग द फंक्शन। फंक्शन लिख दो सीधे, क्वेश्चन नंबर 10.10 है ये ग्रिफिथ का। और वहाँ पर दे रखा है क्या, जो मेरे पास v है वो कितना दे रखा है, दिस इज y² x कैप एंड प्लस दे रखा है हमारे पास कितना 2xy, और प्लस कितना दे रखा है z², और इंटू क्या दे रखा है मेरे पास y कैप, फिर प्लस कितना दे रखा है दिस इज 2yz, और इंटू क्या दे रखा है मेरे पास z कैप। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। एंड यूनिट क्यूब, ठीक है, एट द ओरिजिन, और हमको एक वॉल्यूम दे रखा है, यूनिट क्यूब एट द ओरिजिन। ठीक है, यूनिट क्यूब का एक वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से, दिस इज x, दिस वन इज y एंड दिस वन इज z। तो यहाँ पे क्यूब बना दो यूँ करके, यूनिट क्यूब है यानी उसकी लेंथ कितनी है, हर साइड की यूनिट है। तो ऐसे बनाओ, ठीक है, यूँ करके बना दो। और ये कितना है यहाँ पर 1 है, ये भी कितना है 1 है, और ये भी कितना है 1 है। ठीक है, और हमें क्या करनी है इसके लिए, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो करो प्रूफ। ठीक है, ओके, ये क्या है हमारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, ग्रिफिथ का 1.10 क्वेश्चन है, और दे रखा है कि मेरे पास कोई एक ब्लॉक या फिर वी वेक्टर है, एक वेक्टर फील्ड है जिसको हमने y² x कैप प्लस 2xyz² y कैप प्लस का 2yz z कैप इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। और हमें एक वॉल्यूम दे रखा है जो क्या है, इस तरीके से एक क्यूब है, और इस क्यूब की हर साइड की लेंथ कितनी है 1 है, वो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, यानी 1 1 1 लिखा है, यानी x y z की वैल्यू कितनी है, यानी x y z में कितना है, 1 1 1 है, यानी इसको हम यूनिट क्यूब भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले वो लिखो कि वेरीफाई, क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस थ्योरम होती क्या है, क्या होती है बताओ। जो डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, जल्दी बताओ क्या होती है। दिस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी, एंड दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर आ जाएगा इस केस में, या फिर एफ वेक्टर लिख दूँ। ठीक है, अभी तो जो पढ़ा है डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास डी वी, एंड दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एस, एंड दिस इज एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। तो ये हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले इस साइड को करो या फिर इस साइड को करो, चलो इस साइड को प्रूफ कर दें। इस साइड को प्रूफ करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना पड़ेगा, और यहाँ एफ की जगह वी है तो इसको वी लिख दूँ मैं, तो ये वी आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर
अब वी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ वी निकाल दो। क्या निकाल दो? डाइवर्जेंस ऑफ वी निकाल दो। बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा? देखो एक्स कैप पार्शल ओवर पार्शल एक्स, एंड फिर कितना आ गया प्लस का वाई कैप पार्शल ओवर पार्शल वाई, प्लस का जेड कैप पार्शल ओवर पार्शल जेड, एंड डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आ जाएगा? जो मेरे पास वेक्टर फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? देखो मेरे पास वाई स्क्वायर एक्स कैप एंड प्लस का दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, एंड प्लस का कितना आ गया ये? दिस इज जेड स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा? वाई कैप, एंड प्लस का 2y जेड इंटू कितना आ गया? ये जेड कैप आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाला एक्स के साथ, यानी एक्स कैप वाला एक्स कैप के साथ, वाई कैप वाला वाई कैप के साथ, और जेड कैप वाला जेड कैप के साथ हो जाएगा। तो एक्स कैप 1 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर, तो ये 0 हो गया यहाँ पर, एंड दिस इज, तो ये मेरे पास क्या है? प्लस का वाई कैप 0 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? दिस इज प्लस का 2x हो जाएगा, और जेड का कितना हो जाएगा? यहाँ पे जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इधर देखो, इधर से कितना आ गया? ये प्लस का आ गया मेरे पास कितना? प्लस का दिस इज जेड के रिस्पेक्ट में तो 2y आ जाएगा, ये प्लस का 2y, एंड दिस इज ऑल्सो जेड के, ये वाई कैप नहीं होगा, 2y आ गया। ठीक है, दिस इज 2x 2y, कितना आ गया इधर से? यहाँ से 2x, और यहाँ से कितना आया? 2y है, 2y आया, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, तो अंदर कितना बच गया? x प्लस वाई बच गया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास? डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर निकल गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ v इतना आ गया, उठाए कहाँ रख दो? इधर रख दो, थ्योरम में रख दो। तो देखो इसका राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया? देखो दिस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम v, डाइवर्जेंस ऑफ दिस थिंग क्या है मेरे पास? 2x प्लस का y और dv। dv का लिख सकता हूँ मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में dx dy dz लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट का ध्यान देना। अभी देखो जो सारे के सारे प्लेन है ना वो फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल हैं, तो लिमिट क्या हो जाए? डायरेक्ट लिमिट रख देंगे, तो 0 से 1 आ जाएगी, और ये भी क्या आ जाएगी? 0 से 1, और ये भी क्या आ जाएगी? 0 से 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये 2 तो कॉमन आ गया, dz का करोगे तो कितना हो जाएगा? z हो जाएगा, और कुछ ऐसा हो जाएगा, ये दिस इज z, और कहाँ से कहाँ? 0 से 1, फिर क्या बच जाएगा इधर? डबल इंटीग्रेशन, दिस इज 0 to 1 एंड दिस इज अगेन 0 to 1, और ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर? x प्लस का y, और इंटू कितना आ जाएगा? dx dy हो जाएगा। तो ये तो 1 बचा, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अपर लिमिट 1 हो जाएगा, तो 2 बच गया इधर पे, तो दिस इज 0 से 1। ये अब करो किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एंड दिस इज वाई एक्स, और लिमिट 0 to 1, और इंटू कितना आ गया यहाँ पर? dy आ गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2, एंड दिस वन इज इंटीग्रेशन, इसकी जगह 1 पुट करना पड़ेगा ना, तो 0 से 1, तो x की जगह 1, तो दिस इज 1/2, एंड प्लस का कितना आ गया? ये y आ गया, और इंटू कितना हो गया? ये dy हो गया। इसको इंटीग्रेट करो तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 इंटू दिस इज 0 से 1, और इसका कितना हो जाएगा? सॉरी, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो दिस विल बी, तो दिस इज y/2 हो जाएगा ये, एंड दिस इज वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये, और लिमिट 0 से कितने आ जाएगी? 1 आ जाएगी, तो दिस इज 2 इंटू ये आ गया मेरे पास कितना? 1/2, प्लस का कितना आ गया? 1/2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, तो 1 इंटू 2 कितना आ गया? 2 आ गया। तो जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई कितनी आई? 2। लेफ्ट हैंड साइड जो मैं इंटीग्रेशन सॉल्व किया फॉर दिस वेक्टर फंक्शन, ये कितना आया मेरे पास? 2 आया। अब राइट हैंड साइड में कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। और राइट हैंड साइड में क्या निकालना है? क्लोज सरफेस के कारण, या फिर इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो निकालना है। तो वही जो चीज़ है, यानी कि क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो निकाल दूंगा। तो कैसे निकालोगे बताओ? ये क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखा है ऐसा ही कुछ। पहले क्या करोगे? हर सरफेस के लिए अलग अलग निकाल दोगे। यहाँ पर कितने सरफेस हैं? यहाँ पे कितने फेस हैं? 6 फेस हैं, तो 6 फेस के लिए अलग अलग निकाल लोगे, और सबको लास्ट में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इनको नाम दे दो कुछ, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, फिर इनके लिए एरिया एलिमेंट डिफाइन कर देंगे, फिर हम क्या कर देंगे? जो यूनिट वेक्टर है उसे डिफाइन कर देंगे, तो फिर उसके बाद सरफेस इंटीग्रल निकालना क्या है हमारे लिए? बाएं हाथ का खेल है। तो देखो, तो दिस विल बी, इसके लिए यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए इस डायरेक्शन में, इधर वाले के लिए इस डायरेक्शन में, नीचे वाले के लिए इस डायरेक्शन में, सामने वाले के लिए मेरी ओर यानी इस डायरेक्शन में, और पीछे वाले के लिए कहाँ की ओर जाएगा? ऐसे पीछे की ओर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, तो अब देखो इनको कुछ नाम दे दूँ, तो इसे क्या बोल दूँ? 1 बोल दो, इसे क्या बोल दो? 2 बोल दो, और इस सामने वाले को क्या बोल दो? 3 बोल दो। ठीक है, और पीछे वाले को क्या बोल दो? 4 बोल दो। जो ऊपर वाला है उसको 5 बोल दो, और जो नीचे वाला है उसको 6 बोल दो। ऐसा बोल दिया हमने। ठीक है, अब देखो, अब हमें करना क्या है एक्चुअल में? ये चीज़ चाहिए हमको। क्या? दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट
एन कैप इंटू डी एस चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले किसके लिए निकाल दोगे, फर्स्ट वाले के लिए। तो फॉर सरफेस फर्स्ट के लिए अगर मैं यहाँ पर एन कैप देखूँ तो एन कैप किस डायरेक्शन में है, माइनस के वाई कैप डायरेक्शन में है या नहीं है, तो दिस इज वाई कैप डायरेक्शन, तो ये कहाँ की ओर है, माइनस वाई कैप डायरेक्शन में है। और अगर मैं यहाँ पर डी एस निकालूंगा तो डी एस क्या हो जाएगा मेरे पास, तो किस प्लेन में है ये, वाई एक्स जेड प्लेन में है, तो डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स डी जेड हो जाएगा। ये कैसे आया, हमने सब बहुत अच्छी तरीके से जब हम सरफेस इंटीग्रल डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, और वहाँ पर ये चीज़ कैसे आती है किसी फंडामेंटल प्लेन के लिए वो हमने डिस्कस कर रखा है। तो डी एस इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, डी एक्स इंटू डी जेड आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर अब सरफेस इंटीग्रल लिखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास एक चीज़ और, यहाँ पर वाई इक्वल टू कितना है, जीरो है, वाई इक्वल टू कितना है, जीरो है। अगर वाई इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पहले v डॉट एन निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो तो दिस इज ओवर एस सरफेस फर्स्ट, तो क्या होता है मेरे पास v डॉट एन कैप की जो कितना है, माइनस का वाई कैप इंटू डी एस की जो कितना है मेरे पास, डी एक्स डी एस है। तो सिर्फ वाई कैप वाला बचेगा यहाँ पर, यानी इसके साथ आएगा डॉट प्रोडक्ट, तो ये बचेगा मेरे पास 2xy प्लस जेड स्क्वायर। तो दिस इज डबल इंटीग्रल ऑफ दिस इज 2xy, ठीक है सही लिख रहा हूँ, 2xy प्लस कितना आ गया, ये जेड स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर कितना बच गया, दिस इज -1 बच जाएगा इधर पे, माइनस का 1, और डी एक्स ये इंटू कितना आ गया, डी वाई आ गया। देखो इसके लिए y इक्वल टू जीरो है, अगर y इक्वल टू जीरो है तो y इक्वल टू कितना है, जीरो है, ये डी वाई कैसे होगा, ये क्या होगा, डी एक्स डी जेड होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू जीरो है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये वाला चीज़। तो बचेगा मेरे पास यहाँ पर जेड स्क्वायर बचेगा, और माइनस बाहर ले लो, तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज जेड स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स इंटू कितना आ गया, डी जेड आ गया। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में कर दो, एक्स की रिस्पेक्ट में कर दो, तो लिमिट क्या हो जाएगी दोनों के लिए, 0 से 1, और ये भी क्या हो जाएगी 0 से 1, ठीक है। ऐसा तो कुछ है नहीं, सारे के सारे क्या फंडामेंटल प्लेन है, तो 0 से 1 0 से 1, ओके। तो दिस इज माइनस, तो एक्स की रिस्पेक्ट में कर दो, एक्स हो जाएगा, ठीक है, x हो गया, दिस इज 0 से 1 हो जाएगा। फिर z के रिस्पेक्ट में करोगे कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और ये भी कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू सॉरी जेड की पावर कितना है, ये 3 है, एंड डिवाइड में कितना है, ये 3 है, जेड की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कितना, माइनस का 1/3 आ गया, कितना आया, माइनस का 1/3, सही कर दिया। तो पहले से कितना आ गया, माइनस का 1/3 आ गया। अब कहाँ से देखो, दूसरे से देखो, दूसरे वाले से कितना आ जाएगा बताओ, दूसरे वाले में क्या चेंज है, सिर्फ इसका चेंज है, डायरेक्शन का चेंज है। तो अगर मैं क्या निकालूं, सरफेस इंटीग्रल फ्रॉम सेकंड सरफेस, तो उससे कितना आ जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन का चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा सेम होगा, और एक चीज़ और चेंज होगा, यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ऐसे लिखते हैं, लिख के चलते हैं। तो किसके लिए, फॉर सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड वाले के लिए जो एन कैप है वो किस डायरेक्शन में है, वाई कैप डायरेक्शन में है, और जो y की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, सॉरी 1 है, कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, और जो डी एस है वो क्या है एक्चुअल में हमारा डी जेड इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो वही तो वाला प्लेन है, ये वाला डी जेड इंटू डी एक्स है। अब देखो, तो करो फिर सॉल्व करो, देखो अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल फॉर सेकेंड सरफेस, एंड दिस इज v डॉट वाई कैप इंटू डी एक्स डी जेड, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं इसको। तो वाई कैप सिर्फ वाला टर्म बचेगा यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x, वाई की जो क्या रखता हूँ 1 रख सकता हूँ, तो 1 हो गया यहाँ पर, और प्लस कितना आ गया ये जेड स्क्वायर। सिर्फ ये वाला टर्म क्यों आया, क्योंकि वाई कैप ही था, तो वाई कैप वाला सिर्फ इसके साथ वाला बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और फिर कितना आ गया यहाँ पर मेरे पास डी एक्स इंटू डी जेड आएगा, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1, और यहाँ भी लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले या तो x के रिस्पेक्ट में कर दो या फिर y के रिस्पेक्ट में कर दो। तो एक काम करो, x के रिस्पेक्ट में कर दो, तो z के रिस्पेक्ट में कर दो। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता था कि आप किसकी रिस्पेक्ट में करना चाहते हो। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 2x²/2 आ जाएगा, एंड प्लस का दिस इज z की पावर 3 डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया, और लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ है 0 से 1 है, और अंदर कितना आ गया मेरे पास d, ओहो ये नहीं होगा, जेड स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो जेड स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो दिस इज लाइक दिस, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो दिस इज 0 to 1, और ये कितना आ गया मेरे पास 1 प्लस का कितना आ गया ये जेड स्क्वायर आ गया,
और इंटू कितना आ गया ये डी जेड आ गया, ठीक है, लिमिट पुट करने के बाद। ओके, जीरो पुट का सब जीरो हो जाएगा, वन पुट किया तो ये एक्स स्क्वायर, ये वन हो जाएगा और ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया इधर पे। अगेन यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, तो दिस इज जेड प्लस, और ये कितना आ गया मेरे पास जेड की पावर 3 डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया, एंड लिमिट जीरो से कितना आ गया 1 आ गया, तो दिस इज 1 प्लस का कितना हो जाएगा ये 1/3 हो जाएगा, एंड दिस इज 4 कितना आ गया ये 3 आ गया, ये कितना आया मेरे पास 4/3 आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया 4/3 है। तो यहाँ से कितना आया आंसर मेरा 4/3 है। सेकंड वाले से कितना आ गया आंसर 4/3 आ गया। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड वाले की बात करो, ठीक है, इसे मिटा दूँ यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। ओके, अब बात करते हैं थर्ड वाला कौन सा है, ऐसे सामने वाला। तो थर्ड के लिए देखो, थर्ड के लिए तो सामने वाला है, तो उसके लिए एन कैप किस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्स कैप डायरेक्शन में। देख सकते हो आप एन कैप कहाँ है, एक्स कैप डायरेक्शन में है, और इसके लिए डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो किस प्लेन में होगा ये, वाई जेड प्लेन में होगा। किस प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास डी एक्स इंटू सॉरी डी वाई इंटू डी जेड हो जाएगा, डी वाई डी जेड हो जाएगा। और एक चीज़ और, इसके लिए जो मेरे पास x है वो कितना है मेरे पास 1 है, x इक्वल टू कितना है इसके लिए मेरे पास 1 है, ठीक है। तो अब देखो, तो सिर्फ किसके साथ होगा, ये वाला बचेगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, डबल इंटीग्रेशन ऑफ ये वाई स्क्वायर आया, ठीक है, और यहाँ कितना आ गया मेरे पास डी वाई डी जेड आ गया, ठीक है, और लिमिट 0 से 1 आई, और ये भी कितने आई 0 से 1 आ गई। तो दिस इज इक्वल टू, ये आगे मेरे पास कितना y के रिस्पेक्ट में कर दो, तो z के रिस्पेक्ट में कर दो, तो z के रिस्पेक्ट में z हो जाएगा, लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, y के रिस्पेक्ट में y की पावर 3 डिवाइड में 3 हो जाएगा, लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। तो दिस इज 1 इंटू कितना आ गया ये 1/3 आ गया, तो 1/3 क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे वाले के लिए कितना आ गया 1/3 आ गया। अब चौथे वाले के लिए, यानी किस वाले के लिए, पीछे वाले के लिए देखो, तो पीछे वाले के लिए क्या हो जाएगा देखो मेरे पास, यानी चौथे वाले के लिए तो सेम ही आएगा मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। किस में चेंज आ जाएगा, साइन में चेंज आ जाएगा। तो उसके लिए जो मेरे पास एन कैप होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अगर मैं उसके लिए एन कैप की वैल्यू देखूँ तो एन कैप वैल्यू माइनस का एक्स कैप डायरेक्शन में हो जाएगा, और जो डी एस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी एक्स, या फिर सॉरी डी एक्स नहीं डी वाई इंटू डी जेड हो जाएगा, और उसके लिए जो एक्स है, एक्स वैल्यू कितनी है उसके लिए 0 है, ठीक है। ओके, तो दिस इज इंटीग्रेशन, और ये क्या आ गया एक्स कैप है, तो सिर्फ इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, लेकिन माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का वाई स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा डी वाई इंटू डी जेड आ जाएगा, लिमिट 0 से 1, और यहाँ भी कितना 0 से 1 हो जाएगी, और ये माइनस का ये आ गया मेरे पास कितना जेड की रिस्पेक्ट में जेड हो जाएगा, और दिस इज 0 to 1, वाई की रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा वाई की पावर 3 डिवाइड में 3 आ जाएगा, एंड दिस इज 0 से 1, 0 से 1, तो दिस विल बी माइनस का 1/3। तो यहाँ से भी कितना आया आंसर मेरा -1/3 आया। अब किससे देखो, इस फिफ्थ वाले से जो ऊपर की ओर है। तो अगर मैं पाँचवें के लिए देखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो पाँचवें के लिए देखो, तो फिफ्थ वाले के लिए, तो फिफ्थ वाला किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में है, तो इसके लिए जो एन कैप होगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, जेड कैप डायरेक्शन में हो जाएगा, और जो डी एस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एक्चुअल में डी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके लिए जेड इक्वल टू कितना है मेरे पास 1 है, जेड इक्वल टू कितना है 1 है। तो अगर मैं ये निकालूँ यहाँ से, ये चीज़ निकालूं, तो इसके लिए सिर्फ कौन सा वाला बचेगा मेरे पास, जेड का वाला बचेगा, यानी ये बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2yz आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2yz, और ये कितना आ जाएगा dx dy आ जाएगा। जेड की जगह 1 है तो इसको हटा दो यहाँ से, तो ये बचा मेरे पास, लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, यहाँ भी 0 से 1 हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना है 2, तो ऐसे बाहर आ जाएगा, और अंदर x का करो तो 1 हो जाएगा, और इसे y का करोगे तो कितना आ जाएगा ये y²/2 आ जाएगा, और लिमिट दिस इज 0 से 1, और यहाँ भी 0 से 1 हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 2 इंटू 1 इंटू 1/2, तो दिस विल बी 1। तो ये आंसर कितना आया यहाँ पर 1 आया। तो फिफ्थ सरफेस से कितना हो गया 1 हो गया। अब बात करते हैं किसकी, सॉरी फोर्थ से फिफ्थ से, आप किसके बाद सिक्स्थ की बात करते हैं। तो इसे मिटाऊँ यहाँ पर, तो सिक्स की बात करूँ तो सिक्स सरफेस से कितना हो जाएगा, इसमें क्या चेंज आएगा, ये कहाँ की ओर है -z डायरेक्शन में है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। और इसके लिए z इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर z इक्वल टू 0 है तो पूरा का पूरा आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों आएगा आंसर 0, क्योंकि z इक्वल टू कितना है, सिंस देखो एक बार लिखी दूँ मैं, देखो यहाँ पर जो एन कैप है वो क्या है मेरे पास -z कैप डायरेक्शन में है, और जो डी एस है वो क्या है मेरे पास डी एक्स इंटू डी वाई है, और जो z की वैल्यू है वो कितनी है 0 है। इस सरफेस के लिए z इक्वल टू कितना है 0 है। अगर z इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर z इक्वल टू 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इन सबको ऐड करो, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है यार, करो ऐड करो एक बार। तो पहले वाले से कितना आया, तो अगर मैं ये निकालूँ तो दिस इज f डॉट एन कैफ डी एस,
तो दिस इज इक्वल टू, तो पहले वाले से कितना आया, माइनस का 1/3 आ गया, और प्लस दूसरे वाले से कितना आया, कहाँ गया, प्लस का ये आ गया मेरे पास कितना 4/3 आ गया, और तीसरे से कितना आया, ये आया प्लस का कितना आ गया, ये 1/3 आ गया। चौथे वाले से कितना आया, दिस इज माइनस का 1/3 आ गया। इससे कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया, और लास्ट वाले से कितना है, 0 आया। देखो इससे ये चीज़ क्या हो जाएगी, मेरी कैंसिल हो जाएगी, और तो ये कितना आ गया, देखो मेरे पास 4/3 प्लस का कितना आ गया 1/3, प्लस का नहीं माइनस आ रहा है, कितना आ जाएगा ये माइनस का 1/3, और प्लस का कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये सॉल्व करें कितना आ जाएगा 3/3 एंड प्लस का 1, तो 3/3 कितना हो गया 1, एंड 1 + 1 कितना आ गया 2, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो देखो प्रूफ हो गया यहाँ से, मतलब वेरीफाई होगी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड आया था वही क्या आ गया, हमारा राइट हैंड साइड आ गया, यानी दिस इज वेरिफिकेशन ऑफ आवर डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने, अपनी डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये क्या थी, हमारी एक खूबसूरत सी डाइवर्जेंस थ्योरम थी। ओके, आई होप इसका एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आया होगा। नाउ अगर आप इसके प्रूफ की बात करते हो, तो मैं तो प्रूफ नहीं कराऊंगा, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इसके प्रूफ को जानने की। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो बहुत बुक हैं, उन सब में प्रूफ दिया हुआ है, आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और एक्चुअल में ये बहुत यूजफुल होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आप जब मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर जो कन्वर्जन होता है डाइवर्जेंस फॉर्म से इंटीग्रल फॉर्म में, गॉस थ्योरम का, या फिर जो मेरे पास फैराडे लॉ होते हैं उनका जो कन्वर्जन होता है इंटीग्रल फॉर्म से गॉस फॉर्म में, या फिर जो आप एम्पियर लॉ को इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हो या फिर डाइवर्जेंस के फॉर्म में लिखते हो, तो वहाँ पर क्या होती है, ये यूज होती है। जैसे अगर मैं एक बताऊँ आपको, तो ऐसा कुछ होता है ना, तो दिस इज अवर गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होती है, हमारी गॉस थ्योरम होती है। दिस इज अवर गॉस थ्योरम। इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है, यानी इसको इस फॉर्म में लिखना है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू फाई, इस कुछ ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, ये जो कन्वर्जन होता है यहाँ से यहाँ, वो किस थ्योरम के हेल्प से होता है, जो डाइवर्जेंस थ्योरम आज हमने सीखी उसी की हेल्प से होता है। तो हमारे लिए क्या है, वो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, इंपॉर्टेंट है, और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।